हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो सेंटर ऑफ मास तो बहुत मजा आया हम लोगों को पढ़ के। सेंटर ऑफ मास के बारे में काफी डिटेल में हम लोगों ने कर लिया और अब उसी से कनेक्टेड है हमारा नेक्स्ट चैप्टर, जिसको हम लोग बोलते हैं मोमेंटम एंड कोलिजन। सो यहां पर सबसे पहले हम लोग देखना चाहते हैं लीनियर मोमेंटम। देखें, लीनियर मोमेंटम एक बहुत बड़ी वेक्टर क्वांटिटी है, इस बात को ध्यान जरूर रखना। वेक्टर है, शायद आपको मालूम होगा, पर क्वेश्चंस में इसका बड़ा एप्लीकेशन हो जाता है। जो इजी क्वेश्चन होते हैं, लीनियर मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इस बात को बिल्कुल अच्छे से हमेशा ध्यान रखना है कि भाई ये वेक्टर क्वांटिटी है। जब भी लीनियर मोमेंटम से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा सामने, तो हम तुरंत अलर्ट हो जाएंगे, डायरेक्शन पे फोकस करेंगे कि उसका डायरेक्शन क्या है, क्या हो रहा है, डायरेक्शन चेंज हो रहा है, नहीं चेंज हो रहा है, इस पे फोकस करना जरूरी होगा। सो लीनियर मोमेंटम में सबसे पहले देखें, अगर आप टेक्निकली देखें तो वेक्टर p इक्वल्स टू mv, इसमें कोई डाउट नहीं है। इट में बिकॉज वेक्टर है तो पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है या जीरो भी हो सकता है, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है। वेक्टर क्वांटिटी पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो सब कुछ पॉसिबल है। अब इशू है, डायरेक्शन ऑफ लीनियर मोमेंटम विल बी जस्ट सेम एज डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। वो भी आप समझ सकते हैं भाई, वेक्टर p इक्वल टू m तो स्केलर ही है, इट मींस हमेशा दोनों का डायरेक्शन सेम होगा। ये भी कोई बड़ी बात नहीं, ये आप समझ सकते हैं। इसके बाद हम देखना चाहते हैं पहला केस, चेंजिंग ऑफ लीनियर मोमेंटम। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया। चेंजिंग ऑफ लीनियर मोमेंटम मतलब लीनियर मोमेंटम कैसे कैसे चेंज हो सकता है, उसकी बात करें तो यहां पर p इक्वल्स टू mv है। अब देखें, वेक्टर क्वांटिटी है, तो सबसे पहले हम देखें dp बाई dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। अब यहां पर m तो वेरिएबल नहीं है, हो सकता है वेरिएबल, वो भी हम लोग देखेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, dv बाई dt। नाउ dp बाई dt इक्वल्स टू क्या बन गया, देखें यहां पर ma वेक्टर बन गया, और ma वेक्टर होता है f, मतलब f वेक्टर इक्वल्स टू dp बाई dt। सो यहां पर हमने देख लिया dp वेक्टर बाई dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इक्वल टू आ गया ma वेक्टर, और इसका मतलब वेक्टर f इक्वल्स टू dp वेक्टर बाई dt। तो एक बहुत अच्छी डेफिनेशन, फोर्स की रियल डेफिनेशन यही है, दैट रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम विल बी फोर्स, उसको हम फोर्स कहेंगे। अब यहां पर एक बात और पता चलता है कि अगर आप इसको लिखें डेल्टा पी बाई डेल्टा टी, देखिए अगर आप, ये मैं उन बच्चों के लिए जिन्होंने अभी डिफरेंशिएशन में जिनको थोड़ा सा हाथ तंग है, तो वो आप डेल्टा वी या डीवी भी लिख सकते हैं, डेल्टा वी बाई डेल्टा टी, और ये अल्टीमेटली आ जाता है वेक्टर एफ इक्वल टू डेल्टा पी वेक्टर बाई डेल्टा टी। यहां से एक बात और पता चलती है कि अगर पीटी ग्राफ गिवन है, कौन सा ग्राफ, पीटी ग्राफ, मोमेंटम और टाइम का ग्राफ गिवन है, जैसा भी ग्राफ ये गिवन होगा, इसका हम स्लोप कैलकुलेट करें, मतलब टेन थीटा कैलकुलेट करें, तो हमको हमेशा फोर्स मिलेगा, ध्यान रखिएगा। सो पीटी ग्राफ का स्लोप या टेन थीटा कैलकुलेट करने पर फोर्स मिलता है, और अगर एरिया अंडर द कर्व कैलकुलेट करें भाई, एरिया अंडर द कर्व, तो एरिया अंडर द कर्व कैलकुलेट करें, तो देखो इसको आप लिख सकते हैं ना यहां पर, जैसे एफ डी टी इक्वल्स टू, और ये हो गया डीपी। तो एरिया अंडर द कर्व का मतलब यहां पर अगर P के बजाय F होता, तो P के बजाय F होता, तो उस कंडीशन में एरिया अंडर द कर्व हमको चेंज इन लीनियर मोमेंटम दे देता है। सिंपल सी बात है। सो यहां पर PT कर्व होता तो स्लोप कैलकुलेट करते फोर्स मिलता, FT कर्व होता एरिया कैलकुलेट करते चेंज इन मोमेंटम मिलता। मतलब बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन हो गया। इसके बाद हम लोग देखते हैं, स्लोप ऑफ पीटी ग्राफ विल गिव अस फोर्स, ठीक है, एरिया अंडर द एफटी कर्व विल गिव अस चेंज इन मोमेंटम। इंपल्स एक और टर्म आता है, इंपल्स भी चेंज इन मोमेंटम, रेट नहीं है पर उसमें ध्यान रखिएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम फोर्स, दोनों में डिफरेंस समझिए। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम फोर्स, लेकिन चेंज ऑफ मोमेंटम खाली देखेंगे तो उसको हम कहेंगे इंपल्स। सो ऑल्सो वी कैन से इंपल्स इज अ चेंज इन मोमेंटम। एक एग्जाम्पल लेके इसको देखते हैं। एग्जाम्पल क्या है,
ball of mass 1 kg drops on a hard floor. The ball strike the floor with 10 meter per second, rebound with the same speed also. Ball strike करता है same speed से वापस चला जाता है. If the ball remains for 0.1 second in contact with the floor, floor के साथ 0.1 second के लिए contact में रहता है, तब then find magnitude of rate of change of momentum. पहली चीज कैलकुलेट करनी, magnitude of rate of change of momentum. दूसरा rate of change of magnitude of momentum. दोनों को जरा ठहर के समझिएगा. देखें, मैग्नीट्यूड ऑफ, किसका मैग्नीट्यूड? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम निकालना. और दूसरे पार्ट में क्या कर, दोनों अलग अलग बातें कह रहे हैं. रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम. दोनों में डिफरेंस समझ में आया? जब तक समझ में ना आए दोनों में डिफरेंस, आप इसको रिवाइंड करके सुनते रहिए. फिर से एक बार हम देखते हैं. मैग्नीट्यूड ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, बस ये रुकने का है, जहां पे ठहर रहे हैं वहीं से बदल जाती है चीज. मैग्नीट्यूड ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, और यहां पर क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम. दैट्स अ डिफरेंट. सो दोनों बिल्कुल डिफरेंस है. आइए देखते हैं. सबसे पहले 1 kg का बॉल है, रेस्ट से ड्रॉप किया. रेस्ट से ड्रॉप किया, कोलिजन के टाइम पे इसका वेलोसिटी था 10 मीटर पर सेकेंड. स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड था. कोलिजन के बाद वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो गया, और यहां पर ये दिया हुआ है कि 0.1 सेकेंड पर इसका वेलोसिटी हो गया यहां पर रिवर्स, और मैग्नीट्यूड वही रहा 10 मीटर पर सेकेंड. चलिए, इसका मतलब इनिशियल मोमेंटम था mv. अगर जस्ट बिफोर स्ट्राइक द फ्लोर देखें तो नेगेटिव डायरेक्शन में है, -1 × 10 हो जाएगा. मास दिया हुआ है हमको. एंड मोमेंटम जस्ट आफ्टर कोलिजन देखें तो पॉजिटिव है. आफ्टर कोलिजन डायरेक्शन क्या हो रहा है? अपवर्ड. कोलिजन के पहले कहां था? डाउनवर्ड. m × v एंड 10 kg मीटर पर सेकेंड आ जाता है. इसका मतलब जरा ध्यान से देखिएगा, P1 - 10 kg है, P2 + 10 kg है. अगर हम लोग यहां पर डायरेक्शन जो एज यूजुअल है, अपवर्ड डायरेक्शन में पॉजिटिव, डाउनवर्ड डायरेक्शन में नेगेटिव लेते हैं. देखें जरा, मैग्नीट्यूड ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम डेल्टा P by डेल्टा T, P2 - P1, 10 माइनस ऑफ -10, 20 by 0.1, 200 न्यूटन जो हमारा फोर्स होता है. मैग्नीट्यूड ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. अब जरा सेकेंड पार्ट देखें, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम. बात समझ में आ रही है? रेट ऑफ चेंज ऑफ, रुक गए, मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम. तो ये तो भाई मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम नहीं चेंज हो रहा है. आप देख रहे हैं ना, पहले भी 10 kg मीटर पर सेकेंड था, बाद में भी 10 kg मीटर पर सेकेंड है. डायरेक्शन खाली बदल रहा है, इसलिए इसका आंसर आएगा 0. दोनों में डिफरेंस समझना जरूरी है. चलिए, ये बात तो हो गई हमारी. इसके बाद हम और कहीं भी देखते हैं, और केसेस देखते हैं जहां पर मोमेंटम में चेंज होता है. देखें, यहां पर ये बॉल है, स्ट्राइक किया. अब इस बार वो स्ट्रेट स्ट्राइक नहीं कर रहा है. अगर हमको ये एंगल थीटा गिवन है, यहां पर ये एंगल थीटा गिवन है, तो हमको चेंजिंग इन मोमेंटम निकालना था. आप देख सकते हो इस डायरेक्शन में mv है मोमेंटम, और m मास का बॉल है. तो इसका मतलब है कि इसके दो कंपोनेंट कर दिए. एक हो गया mv cos थीटा, और एक हो गया mv sin थीटा. कोलिजन के पहले, कोलिजन के बाद देखें तो फिर से सेम वे, इसका मोमेंटम mv है, तो इधर आ गया mv sin थीटा, इधर आ गया mv cos थीटा. ये एंगल हम लोग थीटा एज्यूम कर रहे हैं विद द वर्टिकल. अब इश्यू ये है कि भाई मोमेंटम अगर आप x एक्सिस पे देखें तो x एक्सिस पे कोलिजन से पहले क्या है? mv sin थीटा, और x एक्सिस पे ही कोलिजन के बाद देखो क्या है? mv sin थीटा. क्या कुछ चेंज हुआ? पहले चेक करो मैग्नीट्यूड में, mv sin थीटा, mv sin थीटा, नो चेंज, नहीं चेंज हुआ भाई. डायरेक्शन में दोनों प्लस x एक्सिस के डायरेक्शन में है, क्या चेंज हुआ? कुछ भी नहीं चेंज हुआ. देखें, डेल्टा p अलोंग x एक्सिस 0 आ गया. अब बात आती है डेल्टा p अलोंग y एक्सिस, मतलब चेंज इन मोमेंटम y एक्सिस में. कोलिजन के पहले ये था, डायरेक्शन डाउनवर्ड अपन लोग नेगेटिव ले रहे हैं, तो -mv cos थीटा बिफोर कोलिजन था, और कोलिजन के बाद देखो तो mv cos थीटा आफ्टर कोलिजन था. दोनों में डिफरेंस देखना है. क्या करोगे? P2 - P1, मतलब ये आ जाएगा ट्वाइस mv cos थीटा. अब तो चेंज हुआ, तो दोनों का डायरेक्शन रिवर्स हो गया. तो हम ये कह सकते थे कि चेंज इन मोमेंटम अलोंग y एक्सिस आ गया. अब अगर सोचो टाइम भी मालूम हो तो क्या कर लेते हम लोग?
डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। अलोंग वाई एक्सेस है, इश्यू कोई नहीं है, अलोंग वाई एक्सेस है। मतलब कहने का क्वेश्चन में कहता कि इस बॉल का फ्लोर के साथ कांटेक्ट टाइम सपोज दिया होता, इसको हम कांटेक्ट टाइम बोल सकते हैं। तो कांटेक्ट टाइम अगर हमको दिया होता 0.1 सेकेंड है, तो फिर कहता क्वेश्चन में कि इस बॉल ने फ्लोर पे क्या फोर्स लगाया, या न्यूटन थर्ड लॉ, फ्लोर ने बॉल पर क्या फोर्स लगाया, कुछ भी। तो हम लोग इतना तो कैलकुलेट कर चुके थे भाई, एफ वाई डेल्टा पी कितना आया, ट्वाइस एम वी कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 0.1 या जो भी डेल्टा टी दिया होता, आपको फोर्स आ जाता दोनों ने एक दूसरे पे क्या फोर्स लगाया। क्लियर हो गया ये केस। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, यहां पर एक और केस देखते हैं। चेंज इन मोमेंटम पे जरा फोकस कर लेते हैं, फिर देखेंगे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम में यहां पर आप देख सकते हैं, सपोज कोई बॉल है और वो किसी रॉड से कनेक्टेड है, और ये mv यहां पर इसका मोमेंटम है, मैग्नीट्यूड यहां पर भी मोमेंटम है। क्या कह सकते हो, ए और बी पे मोमेंटम सेम है? नहीं कह सकते भाई, दोनों जगह डायरेक्शन डिफरेंस है। सी पर ऑब्वियसली अपोजिट, एंड देन इस पॉइंट पे देखें तो mv का डायरेक्शन ये दिया है। तो अगर हमको देखना हो चेंज इन मोमेंटम, सपोज हमको देखना है चेंज इन मोमेंटम ए टू बी, ए टू सी, या ए टू डी देखना है, या ए टू ए भी देखा जा सकता है। तो चलें एक एक करके देखते हैं। मैग्नीट्यूड नहीं चेंज हुआ, देखो आप हर जगह पर एमवी 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 है। फिर चेंज तो हुआ है, क्या चेंज हुआ है, डायरेक्शन। चलो भाई यहां पर ए से बी पहले देखना चाहते हैं। ए पे आप देखो आई कैप डायरेक्शन है, और बी पे देखो जे कैप डायरेक्शन है। चेंज हुआ है तो ए से बी, पहले ए पे देखो एम वी आई कैप, बी पे देखो एम वी जे कैप, और चेंज होगा पी बी माइनस पी ए वैक्टर, तो आ जाएगा एम वी जे माइनस आई कैप। और इसका अगर मॉड देखोगे तो अब बताने की जरूरत तो नहीं है भाई, आप लोग आईआईटी का प्रिपरेशन कर रहे हो, जेई का, तो क्या आ जाएगा मॉड, डेल्टा पी का एम वी रूट 2। इसके बाद बारी आती है ए टू सी में। ए टू सी में देखें, पी ए पे एम वी आई कैप था एज यूजुअल, सी में माइनस एम वी आई कैप। चेंज हुआ है, ऑफकोर्स चेंज हुआ है, तो डेल्टा पी पी सी माइनस पी ए, और ये वैल्यू आ जाती है माइनस ट्वाइस एम वी आई कैप। चेंज इन मोमेंटम मिल गया, चेंज इन मोमेंटम मिल गया ए से सी में। क्लियर हो गया। अब अगर इसका मॉड देखो वही 2 mv आएगा, तो हम कह सकते हैं चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम ट्वाइस mv होगा। सो अब हम लोग देखते हैं दूसरा केस। अब इस केस में देखें, इसके पहले वाले केस में क्या किया, मैग्नीट्यूड नहीं चेंज किया, मैग्नीट्यूड भी चेंज कर दें। सपोज अंडर ग्रेविटी हो रहा है, ये आ चुका है क्वेश्चन। क्या कह रहा है, बॉल है यू वेलोसिटी से इधर ट्रेवल कर रहा है, अब ग्रेविटी काम कर रहा है, तो ऑब्वियसली यहां पर इसका वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड v हो गया। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, अगर v हो गया तो a और b के अकॉर्डिंग देखें, पहले a पे mu, u वेलोसिटी एज्यूम कर रहे हैं, आई कैप। जब b पे बात आती है तो mv j कैप, जो हम लोग b पे ले रहे हैं। अब v के लिए आप कह सकते हैं भाई v इक्वल्स टू, देखें यहां पर v की वैल्यू जो होगी वो, अगर आप इसमें देखें तो v स्क्वायर u स्क्वायर माइनस ट्वाइस जी एच, इट मीन्स इट विल बी u स्क्वायर माइनस ट्वाइस g, और h क्या हो जाएगा, l हो जाएगा। अच्छा ये वेलोसिटी आ जाएगा, इसका अगर हम रूट देख लें तो ये आ जाता है रूट ऑफ u स्क्वायर माइनस ट्वाइस जी एल, और डायरेक्शन बता सकते हो इसका क्या आएगा, ऑब्वियसली जे कैप डायरेक्शन आएगा। तो b पे मास से मल्टीप्लाई कर दिया हमने, तो यहां पर b पे भी आ गया। अब a टू b चेंज इन मोमेंटम पी बी माइनस पी ए, बिल्कुल सेम, जे कैप माइनस एम यू आई कैप। सो यहां पर हम कह सकते हैं v स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर माइनस 2 gl, एंड दैट मीन्स इन दिस केस चेंज इन मोमेंटम हमको ये आ गया। अगर इसका मॉड निकालना है, डेल्टा p वेक्टर का मॉड, तो ये आ जाएगा रूट ऑफ, देखो भाई ध्यान से, m, और ये तो आ जाएगा u स्क्वायर माइनस 2gl। सो हमने रूट हटा दिया, यहां पर आ जाएगा m स्क्वायर, u स्क्वायर रूट के अंदर u स्क्वायर है, माइनस ट्वाइस gl, और यहां पर क्या बन जाएगा m स्क्वायर u स्क्वायर। इट मीन्स यहां पर हम लोग क्या कह सकते हैं, हम लोग कह सकते हैं m बाहर कॉमन ले लें
तो यू स्क्वायर और यू स्क्वायर ट्वाइस यू स्क्वायर माइनस ट्वाइस GL, ये आ जाएगा चेंज इन मोमेंटम का मैग्नीट्यूड। सो ये क्लियर हो गया सभी को। अब हम लोग देखते हैं यहां पर कॉम के बारे में। कॉम का मतलब कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। देखो फ्रेंड्स, हम लोग अभी तक मोमेंटम में चेंज की बात कर चुके हैं, डायरेक्शन चेंज, मैग्नीट्यूड चेंज, दोनों चेंज, कोई दोनों में सिर्फ डायरेक्शन चेंज या सिर्फ मैग्नीट्यूड चेंज और चेंज या दोनों चेंज। अब हम कहेंगे नो चेंज, मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन किसी चीज में चेंज ना हो तब क्या करें। मतलब ये है, कॉम का मतलब कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम की बात की जा रही है। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम में हम जानते हैं P इक्वल्स टू mv वेक्टर होता है और dp बाई dt m dv बाई dt या dp बाई dt इक्वल्स टू ma, और हम ये कह सकते हैं वेक्टर f इक्वल्स टू यहां पे dp बाई dt। पर जरा ध्यान चाहेंगे, P इक्वल टू कांस्टेंट है। अगर P कांस्टेंट है, पर P का मतलब P वेक्टर कांस्टेंट है, जरा ध्यान दे दीजिएगा। P वेक्टर कांस्टेंट है, ना डायरेक्शन बदले ना मैग्नीट्यूड बदले, देन भाई किसी कांस्टेंट को डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा, जीरो, तो फोर्स यहां आ जाएगा जीरो। अगर किसी का मोमेंटम कांस्टेंट दिया है इन बोथ वे, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन स्ट्रिक्टली कांस्टेंट होने चाहिए। सो यहां पर हम कह सकते हैं अगर नेट फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, देखो अब दूसरी तरफ से पकड़ रहे हैं, पहले पकड़ा P कांस्टेंट F जीरो, अब कह रहे हैं नहीं, F जीरो होगा तो मोमेंटम विल बी कांस्टेंट। इसका मतलब ऐसी कंडीशन में हम कह सकते हैं कि जो P इनिशियल कोई भी इवेंट हो, कोलिजन हो या दो ऑब्जेक्ट का किसी भी टाइप का कांटेक्ट हो, अगर फोर्स नहीं है तो इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम हर हाल में सेम रहना है। इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम सेम रहना है, कांस्टेंट रहना है, तो F नेट F एक्सटर्नल जीरो होगा तब। अब यहां से हम देख सकते हैं कुछ एग्जांपल्स देखें ऐसे। सो पहला एग्जांपल दिया, क्या दिया, गिवन अ ट्रॉली ऑफ मास कैपिटल M केप्ट एट रेस्ट ऑन ए स्मूथ रोड, टू पर्सन्स ईच ऑफ मास स्मॉल m स्टैंडिंग ऑन टू एंड्स ऑफ ए ट्रॉली। आप देख सकते हैं ट्रॉली का मास है कैपिटल M, ये पर्सन स्मॉल m, ये पर्सन भी स्मॉल m, दोनों पर्सन स्मॉल m मास के हैं। अब क्या कहता है, पर्सन A जंप करता है, तो चलो भाई पर्सन A को जंप करा दिया, पर कहता है जंप इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन विद स्पीड u, इसका स्पीड u है, लेकिन भाई ये है विद रेस्पेक्ट टू ट्रॉली, ट्रॉली के रेस्पेक्ट में है ये। इसका मतलब ट्रॉली अभी तो रेस्ट पे है ना, कोई टेंशन नहीं, चलो भाई ठीक है। आगे क्या कहता है, देन इन अपोजिट डायरेक्शन फाइंड द फाइनल स्पीड ऑफ ट्रॉली जस्ट आफ्टर बोथ पर्सन जंप। तो पहले ये जंप किया, फिर बी जंप किया यहां से, और दोनों का स्पीड कह रहा है विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली सेम है। क्या एक्चुअल में दोनों का स्पीड विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड सेम होगा? बिल्कुल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? अरे भाई ये जंप किया तो तब ट्रॉली रेस्ट पे था, और जब ये जंप कर जाएगा और उसके बाद ये जंप करेगा तो ट्रॉली आएगा मूविंग कंडीशन में। मूविंग कंडीशन के रिलेटिव में इसका वेलोसिटी ऑब्वियसली डिफरेंट हो। सो आइए देखते हैं इसको विद द हेल्प ऑफ एनिमेशन। एक एनिमेशन की हेल्प से देखें। यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर ये पर्सन यहां पर जंप कर दिया, ट्रॉली मूविंग कंडीशन में आ गई, और ट्रॉली मूविंग कंडीशन में रहते हुए ही दूसरा पर्सन जंप किया है। इसका मतलब दोनों का, आप देखें ये तो यू से जंप कर गया, लेकिन तब ट्रॉली क्या थी? रेस्ट पे थी। 1 बाय 1 जंप किए हैं। हमको बताना है फाइनल स्पीड ऑफ ट्रॉली जस्ट आफ्टर बोथ द पर्सन जंप्स फ्रॉम द ट्रॉली। बात समझ में आ रही है आपको? इसका मतलब ये हो गया कि यहां पर जब पहला पर्सन जंप, देखें वैसे ये रिलेटिव मोशन इंक्लूड करके किया जाता है क्वेश्चन, पर हम एक एक्सक्लूसिव मेथड से करते हैं। उससे क्या होगा, कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन भी बड़े आसान हो जाएंगे। ठीक है, और वो एक्सक्लूसिव मेथड एक ट्रिक की तरह है, उसको एक ट्रिक की तरह लीजिएगा। कंसेप्चुअली वहां एज्यूम करेंगे कुछ चीजें जो कि नहीं हो रही हैं, बट आंसर आपका हमेशा परफेक्ट निकलेगा और हमेशा सही निकलेगा, और इससे भी कहीं ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन भी इस मेथड से हो जाएंगे।
नहीं तो रिलेटिव मोशन में दिमाग घूमेगा आपका। अभी तो दो लोग हैं, सपोज 3 होते या 4 होते, एक जंप किया, दूसरा अपोजिट डायरेक्शन में जंप किया, फिर एक और जंप किया, फिर एक और जंप किया। आप रिलेटिव मोशन सोचते सोचते आपका दिमाग बहुत पंक्चर हो जाता है। इसलिए इसको एक कॉम्पैक्ट तरीके से करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, चलिए ए जंप कर रहा है, हमने मान लिया ट्रॉली रेस्ट पे है भी इनफैक्ट में रेस्ट पे, तो इसका इनिशियल मोमेंटम 0 होगा, नो प्रॉब्लम। और जंप करने के बाद देखें तो वो जंप किया mu से और ये आ गया m प्लस m, अभी 1% तो है ना उस पे, एक के जंप करने के बाद भी m प्लस स्मॉल m टाइम्स v1। चलिए एक्सटर्नल फोर्स है नहीं, मोमेंटम कंजर्व करा दिया, और v1 विद द साइन आने दो सबको, माइनस mu बाई m प्लस m। इसका मतलब ट्रॉली विल मूव टुवर्ड्स लेफ्ट डायरेक्शन, इसमें भी हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद अब जब ये वाला पर्सन जंप करेगा तो ट्रॉली तो मूव कर रही है, ट्रॉली मूव कर रही है, पर अब यहीं पे जरा ध्यान से सुन लो सभी लोग, यहीं पर एक पॉइंट है, एक अजम्पशन है। क्या है? हम लोग ट्रॉली को अब मानेंगे यहां रेस्ट पे। ये रेस्ट पे मानेंगे, इसका मतलब ये नहीं रेस्ट पे है, एज्यूम करेंगे। और इसका मतलब हम दरअसल दो इवेंट हुए, एक ये जंप किया, देखा हमने ट्रॉली और पर्सन पे क्या इफेक्ट आया, वो जंप किया, देखा ट्रॉली पे क्या इफेक्ट आया। ट्रॉली का स्पीड फाइनल पूछा था, बाद में दोनों ऐड कर दें, क्यों ना अलग अलग करके निकाल लें, बड़ा सिंपल है भाई। चलिए यहां पर अगेन वी एज्यूम ट्रॉली एंड पर्सन बी इज एट रेस्ट, इनिशियल मोमेंटम एज यूजुअल 0, फाइनल मोमेंटम माइनस mu। अरे भाई इधर जंप कर रहा था ना नेगेटिव डायरेक्शन में, और प्लस अब तो बचा खाली ट्रॉली, इसका मतलब इसका वेलोसिटी फाइनल v2 मान लिया इसके जंप करने के बाद में। तो यहां पर हम लोग कह सकते हैं इस कंडीशन में कि भाई इसके जंप करने के बाद में हमने v2 मान लिया, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम अप्लाई करें तो v2 आ जाएगा mu बाई कैपिटल M टुवर्ड्स राइट डायरेक्शन। ऑफ कोर्स अब हुआ क्या है, हुई तो दोनों इवेंट साथ साथ है। जब दोनों इवेंट साथ साथ का मतलब एक के बाद एक हुई हैं, दोनों इवेंट का इफेक्ट पड़ा है ट्रॉली पे, ट्रॉली का फाइनल वेलोसिटी निकालना है। चलिए दोनों को साइन के साथ ऐड कर देते हैं, लो जी साइन के साथ ऐड कर दिया, v फाइनल v1 प्लस v2 वैल्यूज रखिए, सिंप्लीफाई किया और ये आ गया आंसर, v फाइनल इक्वल्स टू m स्क्वायर u डिवाइडेड बाई कैपिटल M इन ब्रैकेट कैपिटल M प्लस स्मॉल m। तो एक एक्सक्लूसिव क्वेश्चन, उसका उतना ही एक्सक्लूसिव सॉल्यूशन का तरीका, जो कि बहुत सिंपल कर देता है, नहीं तो रिलेटिव मोशन में फंसना पड़ता। तो यहां पर हमने एक सिंपल तरीके से क्वेश्चन को कर लिया, जो 2 3 4 n पर्सन होंगे कोई इश्यू नहीं, आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अब ये तो हो गया हमारा एक केस। सो माय डियर फ्रेंड्स, हम लोगों ने एक केस देख लिया कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का। अब और भी इवेंट पॉसिबल है जहां मोमेंटम कंजर्व रह सकता है, पर कुछ और कंसेप्ट देख लिए जाएं, फिर केसेस देखेंगे हम लोग डिटेल में। क्या कहता है कोलिजन वाले में, पहला टाइप का कोलिजन होता है हेड ऑन कोलिजन। हेड ऑन मतलब आमने सामने से टकरा गए, देखें यहां पर ये आए दोनों बॉल आमने सामने से कोलाइड कर गए, बस कैसा कोलिजन है, हेड ऑन कोलिजन है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, हेड ऑन, आमने सामने से दो ऑब्जेक्ट कोलाइड कर गए। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, एक m1 मास का बॉल है, एक m2 मास का बॉल है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, u1 u2 से आके स्ट्राइक कर गए। मोमेंटम सारे तरह के कोलिजन में कंजर्व रहता है बिना किसी टेंशन के, हाँ किसी एक डायरेक्शन में कंजर्व रहता है। ये नहीं है कि आप एक का मोमेंटम एक्स एक्सिस में लो, एक का वाई एक्सिस में लो, या तो फिर वेक्टर फॉर्म में लो, आई कैप जे कैप के कैप में। मोमेंटम एक सर्टेन डायरेक्शन में एक सर्टेन टाइम पे कंजर्व होता है, जहां हम कंजर्व कराते हैं। तो ये देख लिया हम लोगों ने हेड ऑन कोलिजन। दूसरा कोलिजन क्या होता है, ऑब्लिक कोलिजन। अब ऑब्लिक कैरम आपने अगर खेलते हैं और कैरम में एक्सपर्ट हैं, तो कई बार हमको स्ट्राइकर से हिट करना पड़ता है और वो ऑब्लिक से हिट करते हैं। तो यहां पर देखें आप m1 m2 दो बॉल एज यूजुअल u1 u2, अब ये कुछ एंगल पे जा रही है। अब ये बॉल m2 m1 से स्ट्राइक करेगी या m1 m2 से स्ट्राइक करेगा, तो ऑब्लिक कोलिजन का मतलब दोनों का मोमेंटम एज इट इज बिना वेक्टर फॉर्म के कंजर्व कभी नहीं होगा, ध्यान रखिएगा इस बात को। ऑब्लिक कोलिजन में बिना वेक्टर फॉर्म के मोमेंटम कंजर्व नहीं होगा। इट मींस आप देखें ये ऑब्लिक कोलिजन हो गया। ऑब्लिक कोलिजन का मतलब एक बॉल आया दूसरे बॉल से स्ट्राइक कर गया, वो भी किसी ना किसी एंगल पे, वहां पर हमको या तो कंपोनेंट करेंगे कंजर्व कराने के लिए,
और या फिर हमको वहां पर आई कैप जे कैप को इन्वॉल्व करना पड़ेगा। इट मीन्स यहां पर हम कह सकते हैं टाइप्स ऑफ कोलिजन में परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन, पहले दो टाइप के जो देखे वो एक सिंपल ये कह सकते हैं सीखने के लिए समझने के लिए देख लिए। अब हम देखना चाहते हैं कंसेप्चुअली टेक्निकली जो टाइप्स ऑफ कोलिजन है, उसमें पहला है परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन। परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन, चलिए देखें परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन। देखें बॉल आई, स्ट्राइक किया, वहीं पहुंच गई। मतलब यह हुआ कि बॉल के स्ट्राइक करने से उसकी एनर्जी में कोई लॉस नहीं हुआ, उसकी एनर्जी में लॉस नहीं होगा, इसको कहेंगे परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन। हालांकि थ्योरेटिकली इट इज नॉट पॉसिबल, थ्योरेटिकली ये कहा जाता है कि भाई ये पॉसिबल नहीं कि उसकी एनर्जी में लॉस ही ना हो, जितनी स्पीड से स्ट्राइक किया ठीक उतनी स्पीड से वापस आ गया। तो ये होता है परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन। और मोमेंटम सारे कोलिजन में कंजर्व होता है, बार बार कहूंगा, कंफ्यूज मत होना, क्वेश्चन आ चुका है जेईई मेंस में, किन किन केस में मोमेंटम कंजर्व होता है। आंख बंद करो और अपने मन में कहो हर एक केस में मोमेंटम कंजर्व होगा। काइनेटिक एनर्जी इसी केस में खाली कंजर्व होगी, ध्यान रखिएगा, काइनेटिक एनर्जी सिर्फ इसी केस में कंजर्व होगी। एंड एनर्जी में कोई लॉस नहीं होगा, ऑब्वियस लॉस नहीं हो रहा है, तभी वो उसी हाइट तक जा रहा है। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की वैल्यू 1 होगी। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या होता है देखेंगे हम लोग, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या होता है, पर यहां पर अभी समझ लेते हैं कि परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन में सेम होगा। एक परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन में बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है, शॉर्टकट, हालांकि अभी क्वेश्चन नहीं आते, पहले जमाने में आते थे जब थोड़ा सा इजी पेपर बनता था। हालांकि ये नहीं कहेंगे इजी बनता था, तब पेपर का नेचर कुछ और था, अब पेपर का नेचर कुछ और है। तब प्रिपरेशन का लेवल कुछ और होता था स्टूडेंट्स का, और अब प्रिपरेशन का लेवल कुछ और होता है। बॉल ए है, मास एम है, u1 वेलोसिटी से जा रहा है। बॉल बी है, मास एम है, ध्यान रखिएगा, सेम मास, सेम मास, बस एक ही कंडीशन, सेम मास, दोनों का मास सेम है, अपोजिट आ रहे हैं u1 u2 से। और बिफोर कोलिजन ये सिचुएशन, कोलिजन के बाद में अगर हम देखें कि बी वाले का वेलोसिटी v1 हो गया और ए वाले का v2 हो गया, अगर ऐसा हुआ है तो हम कहते हैं एक्सचेंज किया है इन्होंने। मतलब ये जरा ध्यान से देखो, v1 जो था, v1 जो है ये वेलोसिटी b वाले का जो अब हुआ है वो a1 का होगा, यानी u1 के इक्वल होगा, ध्यान से समझिएगा। एक्सचेंज, ए ने बी को अपनी वेलोसिटी दे दी, बी ने ए को अपनी वेलोसिटी दे दी, तो बी को जो वेलोसिटी मिली है वो किसकी थी, ए की थी। और जो ए को वेलोसिटी मिली है, कितनी मिली है ए को वेलोसिटी, v2, वो किसकी होगी, v की होगी, v2। इस बात को थोड़ा सा मनन करिएगा, वैसे आपको क्लियर हो गया होगा। अब कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सचेंज देख लिया, अब इंपॉर्टेंट है इलास्टिक कोलिजन के बारे में जानना। इलास्टिक कोलिजन का मतलब एनर्जी में लॉस तो देखो होगा, कम होगा, मिनिमम होगा। जैसे ये बॉल आता है, स्ट्राइक करने के बाद वहां तक नहीं पहुंचा, वहां तक नहीं पहुंचा ना, इसका मतलब स्ट्राइक करने के बाद बॉल का एनर्जी कम हो गया था, थोड़ा कम हुआ था पर हुआ तो था ही। इलास्टिक कोलिजन में मोमेंटम तो हमेशा ही कंजर्व रहता है। अब हुआ एनर्जी का लॉस, तो भाई हम काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं करा सकते, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होगी, मिनिमम एनर्जी लॉस होगा। और कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, so and coefficient of restitution E will be less than 1, but here E will be close to 1, E यहां 1 के बहुत करीब होगा, ध्यान रखिएगा। क्लोज टू 1 का मतलब तो समझते ही हो, मतलब 0.9 हो सकता है, 0.85 हो सकता है। यहां E की वैल्यू 0.2 नहीं हो सकती, इट शुड बी क्लोज टू 1, क्लोज टू 1 एक्सपेक्टेड है कि क्लोज टू 1 होना चाहिए। ये दूसरे टाइप का कोलिजन हो गया जिसको हम लोग कह रहे हैं इलास्टिक कोलिजन। इसके बाद हम देखते हैं परफेक्ट इन इलास्टिक कोलिजन, परफेक्ट इन इलास्टिक कोलिजन थर्ड टाइप का। यहां पर देखें बॉल स्ट्राइक किया, सब खत्म, पूरी एनर्जी बॉल की खत्म, मतलब मैक्सिमम से मैक्सिमम एनर्जी लॉस हो गया। मैक्सिमम एनर्जी लॉस हो गया, मोमेंटम तो कंजर्व रहेगा, एनर्जी तो कंजर्व हो ही नहीं सकता, मैक्सिमम एनर्जी लॉस, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 0।
कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की वैल्यू 0। नेक्स्ट देखें, इन इलास्टिक कोलिजन एनर्जी लॉस तो अभी भी होगा, अच्छा खासा होगा, पर उतना नहीं होगा जितना परफेक्ट केस में। अब एक बात और समझ लो, थ्योरेटिकली हम पढ़ते हैं परफेक्ट इलास्टिक और परफेक्ट इन इलास्टिक, प्रैक्टिकली देखा जाए तो ऐसा दोनों टाइप के कोलिजन रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं है, थ्योरेटिकली हम पढ़ लेते हैं। इन इलास्टिक कोलिजन की बात करें, बॉल आया, स्ट्राइक किया, थोड़ी सी एनर्जी यहां पर बची है, इसके बाद थोड़ी सी एनर्जी बची है, इसका मतलब वहां पर ये थोड़ी सी एनर्जी लेके ये स्ट्राइक कर गया तो मोमेंटम तो कंजर्व रहेगा, एनर्जी हो नहीं सकता, और E विल बी ग्रेटर देन 0। और ध्यान देने की बात है, हियर E विल क्लोज टू 0, E यहां पर 0 के करीब होगा। 0 के करीब होने का मतलब क्या हुआ? अरे भाई 0.2 हो सकता है, 0.15 हो सकता है, ये सब 0 के करीब हैं, तो 0 से करीब एक्सपेक्टेड है E की वैल्यू। अब बार बार हम कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कह रहे हैं क्या? आप में से कुछ लोगों को मालूम होगा, जिनको नहीं मालूम है चलिए देख लेते हैं। यहां पर कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन में न्यूटन्स लॉ फॉर कोलिजन क्या होता है। पहले आपको एक बॉल गिवन है, दूसरा बॉल गिवन है, स्पीड इसका u1 इसका u2, मास से कोई लेना देना नहीं, और दूसरी बॉल कोलिजन के बाद में ए बॉल इधर जाता है v1 से, बी बॉल इधर जाता है v2, मास से कोई लेना देना नहीं है। क्या कहता है न्यूटन्स लॉ? v2 माइनस v1 इक्वल्स टू eu1 माइनस u2। v2 v1 कब के हैं? कोलिजन के बाद। u1 u2 कब के हैं? कोलिजन के पहले। सो यहां पर v2 माइनस v1 को हम लोग कहते हैं स्पीड ऑफ सेपरेशन, कितनी स्पीड से कोलिजन के बाद सेपरेट हुए। u1 माइनस u2 को क्या कहते हैं अपन लोग? स्पीड ऑफ अप्रोच, कितनी स्पीड से लड़ने जा रहे हैं, टकराने जा रहे हैं, कितनी स्पीड से कोलिजन होने जा रहा है, उसको कहते हैं स्पीड ऑफ अप्रोच। एक बात और, ये अभी विदाउट साइन है, विदाउट साइन, साइन देखना पड़ेगा। जैसे यही होता, साइन रखना होता तो u1 पॉजिटिव साइन, u2 कहां है? लेफ्ट साइड में, नेगेटिव साइन रखना पड़ता। और एक बात ध्यान रखिए, E की वैल्यू 0 और 1 के बीच में होती है। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 0-1 के बीच में हमेशा रहेगा। 0 हो सकता है थ्योरेटिकली, मैंने बताया, प्रैक्टिकली नहीं। 1 हो सकता है थ्योरेटिकली, नॉट प्रैक्टिकली। सो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 0 और 1 के बीच में होगा। अब इसके बाद में कुछ छोटे छोटे से पॉइंट हैं जल्दी से क्वेश्चन करने के लिए। ऑफ कोर्स स्पीड जस्ट आफ्टर कोलिजन क्या होता है? E टाइम्स स्पीड जस्ट बिफोर कोलिजन। आप देखें, कोलिजन के पहले स्पीड की बात की जा रही, वेलोसिटी तो चेंज हो जाएगा, डायरेक्शन E है, V है, तो कोलिजन के बाद में क्या हो गया? E टाइम्स हो गया। तो हर बार कोई भी बॉल, कोई भी ऑब्जेक्ट जिस सरफेस से कोलाइड करेगा U से, कोलिजन के जस्ट बाद EU होगा, और दोबारा से फिर अगर ये कोलाइड किया तो ऑब्वियसली EU से कोलाइड करेगा, कोलिजन के फिर बाद में E²U, हर बार E गुना होता जाएगा, E टाइम्स होता जाएगा। तो ये बात ध्यान रखनी है ना, स्पीड हर कोलिजन के बाद E टाइम्स हो जाएगा। अब E हमको मालूम है, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है। इसके बाद हाइट की बात करें तो हाइट देखें, h से कोई बॉडी फॉल किया, इनिशियल वेलोसिटी 0 भी हो सकती है, यहां पर इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो अब जब दोबारा से जाएगा तो कितना जाएगा? E²h। इसके बाद वापस आएगा, फिर आएगा E²h, और जब नेक्स्ट टाइम जाएगा तो E⁴h जाएगा, कम होता जाएगा, फिर ऐसे ही ये कंटिन्यूअसली चलता रहेगा। इसका मतलब स्पीड E गुना E टाइम्स और हाइट E² टाइम्स। चलिए ये तो क्लियर हो गया सभी को। देखें यहां पर जैसे h है, और फर्स्ट टाइम जब h से गिराया गया तो ये नेक्स्ट टाइम जाएगा E²h, तो ऑब्वियसली E²h आएगा भी। अगली बार क्या होगा? E⁴h, तो E⁴h आएगा भी। फिर अगली बार क्या होगा? E⁶h, तो E⁶h आएगा भी, और ये प्रोसेस ऐसे ही चलता रहेगा। तो हमने अगर ये एज्यूम कर लें कि इनफाइनाइट कोलिजन हुए, इनफाइनाइट नंबर ऑफ कोलिजन है, तो टोटल देखो डिस्प्लेसमेंट कहता है, तब तो बड़ा आसान आप लोग निकाल सकते हो। यहां बात है डिस्टेंस की, डिस्टेंस कितना कवर करेगा? देखो पहली बार h से गिराया, दूसरी बार मोशन पहले कोलिजन के बाद हुआ है 2² h,
नेक्स्ट टाइम 2e⁴h बाई e⁴h गया, e⁴h आया, डिस्टेंस की बात कर रहे हैं। और इस सबको सिंप्लीफाई करने के लिए h कॉमन लिया, यहां ब्रैकेट में 1 प्लस ट्वाइस e² आगे कॉमन लिया, तो ये क्या बन गई, एक जीपी बन गई। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन सबको मालूम होगा। सो इसके इनफाइनाइट टर्म्स का सम देखना है। n टर्म्स होते, मान लो क्वेश्चन में कह दे कि भाई नहीं नहीं इनफाइनाइट नहीं, 117 टाइम्स कोलिजन हुआ है, तो क्या करते, अरे 117 तक ऐड करते। अब जीपी तो पढ़ी है आपने, तो यहां पर टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड होगा कैपिटल H इक्वल टू स्मॉल h इन द ब्रैकेट 1 प्लस e² अपॉन 1 माइनस e², इतना डिस्टेंस टोटल ट्रेवल करेगा। सो फ्रेंड्स, दिस इज एंड ऑफ डे 3। इस पर्टिकुलर डे में हम लोगों ने मोमेंटम कोलिजन देखा और उसी से रिलेटेड केसेस देखे। नेक्स्ट डे में हम लोग और इसको और अच्छे लेवल पे और डीप में जाएंगे, जो वेरिएबल मास होता है। ऑल्दो एनसीईआरटी में लिखा है, मैं पहले भी बता दूंगा, उस टाइम पे भी बता दूंगा, वेरिएबल मास सिलेबस में नहीं है, बट अब जो एग्जाम होता है वो सीबीएसई कंडक्ट नहीं कराता है, ये आप सबको मालूम है। जेई मेंस का एग्जाम सीबीएसई नहीं एनटीए कंडक्ट कराता है। तो इसके पहले हम लोग ये एज्यूम करते थे कि वेरिएबल मास सिलेबस में नहीं है, बट अब एज्यूम करते हैं वेरिएबल मास सिलेबस में है, बिकॉज सीबीएसई नहीं कंडक्ट करा रहा है, सिलेबस में उन्होंने क्लियरली लिखा भी नहीं है। एंड अबव ऑल एडवांस में उन्होंने ऐसा कुछ नहीं मेंशन किया है कि देयर इज नो सिलेबस फॉर वेरिएबल मास, इसलिए हम उसको कंसीडर करेंगे और उसको पढ़ेंगे भी, ऑल्दो वो एनसीईआरटी में नहीं गिवन है, एक जगह पर सिर्फ एक पैरा गिवन है। सो दिस इज एंड ऑफ डे 3 मोमेंटम एंड कोलिजन।